भारत में प्राचीन काल से महिलाओं ने समाज और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश के इस पावन धरती पर कई ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज का जम के विरोध किया। उस ब्रिटिश शासनकाल को पुरजोर तरीके से जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिशें की और सफल भी हुई। भारत की आज़ादी में उन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनका योगदान अमूल्य रहा, जिन्हें आज भी हम वीरांगनाओं के तौर पर जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें नमन करते हैं। खैर, आज़ादी मिली, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें प्रदेश की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए, समाज में सम्मान से जीने के लिए मौका मिल सके और उन्हें मौका देने का काम प्रदेश सरकार लगातार कर भी रही है। अब महिलाएं आज़ाद भी हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी। आत्मनिर्भर महिलाओं का जब जिक्र होता है तो फिर मध्य प्रदेश सबसे पहले याद आता है, क्योंकि ये वो प्रदेश है जहाँ पर आत्मनिर्भरता के साथ महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं और काम भी कर पा रही हैं। ऐसी कई महिलाएं हम लोगों के बीच बैठी हुई हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश और प्रदेश को चला रही हैं, अपनी आवाज़ को सशक्तता के साथ रख भी रही हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस पैनल डिस्कशन के पहले शुरुआत करने के लिए मैं हमारे अतिथियों को आमंत्रित करूंगा और साथ ही साथ जो मेरी को एंकर हैं उन्हें भी मैं बुलाऊंगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं मेरी को एंकर को बुलाऊं, उनके साथ सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मशहूर लेखिका और कवयित्री अनामिका जैन अंबर जी को। आप जोरदार तालियों से अनामिका जी का स्वागत करें। साथ ही साथ जिया मंजरी जी हमारे बीच मौजूद रहने वाली हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जिया जी का भी हम स्वागत करेंगे। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भक्ति शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। भक्ति जी भी आप मंच पर आएँ। ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और एनर्जी भी बरकरार रहेगी। साथ ही साथ CII इंडियन वुमेन नेटवर्क की चेयरपर्सन अनुभा आनंद जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप भी आइए और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत। मीनाक्षी जी आप भी मंच पर पहुँचिए। तो ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से बजाइए ताकि इस शानदार जो फर्स्ट हमारा पैनल डिस्कशन है उसकी हम शुरुआत करेंगे। जिया जी भी हम लोगों के बीच अब से कुछ देर बाद पहुँचने वाली हैं। सबसे पहले तो इस मंच पर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो समाज में एक आईना दिखाने की ज़रूरत होती है कि देखिए आज हमारे साथ वो महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि सशक्त है, जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और देश को भी आगे बढ़ाती है। अनामिका जी, आपसे ही सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी कविताओं के बारे में लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, आपको देखते भी हैं टीवी पर, और इसी के साथ अब आपका जो एक गाना है वो काफ़ी फेमस है। उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जो आपने मामा मैजिक करत है और मोदी मैजिक करत है गाना गाया था। मध्य प्रदेश में कितना मैजिक दिखता है आपको महिलाओं के लिए यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद। आर भारत से जितने लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग हम सब को सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूं और बहुत धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं, जिस उद्देश्य के साथ बैठे हैं, तो नारी आखिर है क्या और क्यों इस बात से प्रभावित होकर के मुझे मामा मैजिक करत है मैं उन बातों को उल्लेखित करना पड़ा, उन पंक्तियों को विशेष रूप से रखना पड़ा जो हम सब ने, आप सब ने भी सुनी है। तो मैं 4 पंक्तियों से सबसे पहले बताती हूँ कि नारी क्या है। सुनिएगा कि कोकिल कंठी लता सरीखे मीठे स्वर में गाती है। कोकिल कंठी लता सरीखी मीठे स्वर में गाती हूँ, कभी कल्पना बनकर अंबर अंतरिक्ष तक जाती हूँ, और राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबी मैं भारत की बेटी हूँ, अपना आंचल परचम करके दुनिया पर लहराती हूँ, अपना आंचल परचम करके दुनिया पर लहराती हूँ। और यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है और नारी ही यहाँ पर एंकरिंग भी कर रही है। तो मैं वो जिस गीत के लिए आपने कहा है, मैं वो गीत आप तक पहुँचा देती हूँ। पिछले दिनों एक प्रश्न आया, वैसे भी अनामिका अंबर जिस बात के लिए जानी जाती है वो ये है कि बुरा बुरे को कहा है मैंने, भला भले को बोला, सुन ले देश पे दांव लगा के कभी ना खुद को तोला। सुन ले देश पे दांव लगा के कभी ना खुद को तोला। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, यहाँ से प्रारंभ करती हूँ
कि एक प्रश्न आया पिछले दिनों, जिस प्रश्न में ये था कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, जिसको बोला गया एमपी में काबा। तो वो प्रश्न क्या था? वो एक आरोप था, और मैंने भी प्रश्न होता तो उसका उत्तर लिखती। आरोप था इसलिए उसका खंडन किया, और उस खंडन के लिए मुझे आदेशित किया गया है। तो एक बंद के साथ मैं वो गीत आप तक पहुंचा देती हूँ, सुनिएगा कि लेकिन आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, पैनल शुरू हो गया है, और मेरा मन ये है कि ऐसे ना बैठें जैसे आपको बस बैठना ही है। आप लोग हम लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि ये उत्सव का युग है। इस युग में सभी वो काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें हम सबको उत्सव मनाना है। चाहे अभी पिछले दिनों नारी आरक्षण, महिला आरक्षण जैसी खुशी हम सबके घरों में पहुंची हो, तो पुरुषों को इसलिए भी ताली बजानी चाहिए कि वो जो कुछ अपनी घर की बेटियों के लिए, माओं के लिए और बहनों के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन साथी के लिए कर रहे हैं, वो देश में एक सशक्त उम्मीद के साथ हम सबके बीच है। इसलिए आप लोगों की तालियां आती रहे। मैं प्रारंभ करती हूँ, और मैं मेरे पैनलिस्ट सभी को सम्मान के साथ उनको यथा योग्य अभिवादन करती हूँ, और आपसे भी अनुरोध करती हूँ मेरा साथ दें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। और एक प्रश्न, अब इस प्रश्न के उत्तर में भी एक प्रश्न है। कुछ लोग, जो लोग जिन्हें केवल एक विशेष विचारधारा से परेशानी है और उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ कुछ हो रहा है तो वहीं जाकर के प्रश्न दागे जाएं, तो उन प्रश्नों को जहाँ दागा जाता है वहीं से इस बात को लिया है कि जब जौन प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नए कऊ गिनाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। गीत लंबा है, लेकिन मैं वो बात कह देती हूँ जिस बात के लिए आप भी जानना चाहते हैं और हम भी यहाँ उपस्थित हैं। सुनिएगा कि लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसा उत्थान का बिंदु है जिससे पूरा देश अभिभूत है। और साथ में इस बात को कहते हैं, कहीं से एक रोशनी निकलती है तो हम देखने पहुंच जाते हैं कौन सा केंद्र है जहाँ से ये रोशनी आई है। तो लोग उस केंद्र को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग नामों के साथ पूरे देश में इस प्रकार की योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं, और हमारा काम है लिखना, तो हम लिख रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिएगा कि लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, भार नहीं बेटियां हैं सिपहिया, भार नहीं बेटियां हैं सिपहिया, भाने जो आओ भाने जन आओ, भाने जो आओ भाने जन आओ, काम खो सीखो करो ओ कमाओ। माई बाबुल की चिंता हरत है, माई बाबुल की चिंता हरत है, मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहीं ना कहीं ये गाने के जरिए बता दिया, हमारे बैठे हुए दर्शक और तमाम लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब महिला उत्थान की बात आती है तो क्या क्या काम किया जाता है। क्योंकि अपनी पंक्तियों में आपने उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र कर दिया कि बेटियां किसी पर भी किसी भी तरीके से बोझ नहीं होती हैं। हमारे साथ जिया मंजरी भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जिया मंजरी जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही आप इक्वल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो इक्वल राइट एक्टिविस्ट की बात आती है तो महिलाओं का जिक्र ज़रूर होता है। ऐसे में नारी शक्ति वंदन विधेयक जब लाया गया, महिलाओं को इससे किस तरीके का फ़ायदा होने वाला है, और इक्वल राइट एक्टिविस्ट हैं आप, इक्वल राइट क्या मिलेगा इससे?
धन्यवाद। देखिए, समान अधिकार की जब बात होती है तो सदैव काफ़ी लंबे समय से, आज़ादी के बाद से अब तक महिलाओं के लिए अधिकार लंबित था। और अब जब ये बिल पारित हो गया है तो राजनीतिक क्षेत्र में स्कीम जहाँ बनती है, पॉलिसी मेकिंग्स में, उसमें सभी में महिलाओं का जो भागीदारी होगी वो बढ़ चढ़ के होगी, अनिवार्य होगी। उससे महिलाएं, क्योंकि एक महिला जो है वो एक पूरा इकोसिस्टम समझती है। फैमिली इकोसिस्टम ले लीजिए आप, सोशल इकोसिस्टम ले लीजिए, पॉलिटिकल इकोसिस्टम ले लीजिए, तो उसको उस बिंदुओं का पूर्णतः ज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो एक महिला एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, तो वो हर स्टेज से होकर के गुजरती है। जहाँ जहाँ पे महिलाओं ने कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानियाँ झेली होती हैं, या परिवार में उनके बच्चों को या उनके भाइयों को या उनके पिता को कहीं प्रॉब्लम हुई होती है, वो भी उनको मालूम होती है। तो ये उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज़ नई आएंगी, उसके अंदर जो फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक राइज होगा, एक चेंज होगा। और अभी तक देखिए, महिलाएं पहले तो थोड़ा सा पीछे थी पॉलिटिक्स में, लेकिन आप देखिए अब बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और हम जहाँ जिस स्टेट में बैठे हुए हैं, इस स्टेट में एक इतना ब्यूटीफुल इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है महिलाओं के लिए कि जहाँ महिलाएं पहले उनकी जो जन्म दर थी बड़ी कम थी, उसके बाद में इसको समझा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था कि बच्चियां पैदा होती थी तो उनको एक बोझ समझा जाता था। अब जबकि एक बच्ची पैदा होने से लेकर के उसकी 12वीं की पढ़ाई तक सरकार उसकी शिक्षा का, उसकी देखरेख के खर्चे का वहन करती है। उसके बाद में अगर वो अग्रसित शिक्षा लेना चाहती है तो भी उसको लगभग 1.43 लाख रुपीज़ मिलता है, सॉरी 1,43,000 रुपीज़ मिलता है। उसके बाद शादी के लिए 55,000 रुपीज़ मिलता है, जिसके अंदर कोई भी जाति धर्म भेद का कोई भी ऐसा नियम नहीं रखा गया है। मध्य प्रदेश की सारी बेटियां मतलब सरकार ने बिल्कुल गोद ले ली हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखें। और अब तो एक और नया हुआ है कि 12वीं में जो बच्चियां टॉप करेंगी सरकारी स्कूलों में उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज मिलेंगी। तो आप समझिए कि कितनी प्रोत्साहन करने वाली ये जो योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ तक जो जच्चा और बच्चा स्कीम्स के अंतर्गत पीएम योजनाएं भी चल रही हैं और इसमें सीएम साहब की भी योजना चल रही है। मैं आपको कुछ योजनाओं के नाम बताऊंगी। आई हैव डन सम स्टडीज़ लास्ट नाइट में बैठ के कुछ बहुत सारा पढ़ रही थी, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लोगों को जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। देखिए, जननी सुरक्षा योजना, चाइल्ड डिलीवरी के लिए गाँव में 1400 रुपये मिलते हैं और सिटी में 1000। पीएम मातृ वंदन योजना, इसके अंदर 16,000 रुपीज़ मिलते हैं प्रेग्नेंट वीमेन को, जिससे कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। आप सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है। उसके बाद में लाडली लक्ष्मी योजना, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट, इसके अंदर 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अनन्य किश्तों में बच्चियों को पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। 21 ईयर की जब वो हो जाती हैं तो 1,43,000 रुपीज़ उनको दिया जाता है। इफ़ दे वांटेड टू गेट मैरिड, दैट्स अ सेपरेट। आपकी इसमें कन्यादान योजना है जिसके अंदर 55,000 मैंने बताया। फिर लाडली बहना योजना, वो आपको पता ही है, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, 1,000 से लेकर के अब 1,250 रुपीज़ दे आर गेटिंग। साथ में आप देखिए कि एक योजना है इसमें उमंग हेल्पलाइन। कितनी छोटी सी बात है बोलने के लिए, लेकिन कितनी बड़ी बात है समझने के लिए कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हुए ये हेल्पलाइन स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर किशोरी जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई बार बच्चियां अपने घर में नहीं बोल पाती क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनके बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनको लगता है कि हम किसी अनजान से शायद वो बातें शेयर कर सकते हैं। उसके लिए उमंग हेल्पलाइन स्टार्ट की गई थी। उसके बाद में देखिए कन्या विवाह योजना मैंने बताया आपको, उधर है, मतलब इतनी योजनाएं हैं कि आप देखिए पेजेस मेरे भरे हुए हैं, मैं कैसे बताऊं कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट स्कीम के अंदर 1 स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार की जितनी भी महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं उसका एक ही जगह निवारण किया जाता है।
देन आफ्टर फिनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए अभी नया लॉन्च हुआ है कि जिसके अंदर जो भी महिलाएं उद्यमी होंगी उनको सरकार भूखंड भी अलॉट करेगी। तो इतनी योजनाएं हैं कि मतलब आप बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए जो एक वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल ऑफ एमपी मैं बोलूँगी इसको, जैसे हम भी गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात करते थे वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल बन चुका है एमपी, और मुझे लगता है कि यहाँ का रेप्लिका सभी स्टेट्स में होना चाहिए। जो यानी कि केंद्र के लेवल पे जो बात की जाती है, कहा जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार काम कर रही है और उससे जुड़ी तमाम योजनाएं भी हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उसका अंश देखने को मिलता है। मैं कहूँगी मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग हुई है इसकी। देखिए, जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो स्टार्टिंग है, फिर लाडली बहना योजना, कन्यादान योजना, इसके अलावा इतनी सारी योजनाएं हैं कि मतलब हर क्षण के लिए, उज्ज्वला योजना आपको मालूम है पीएम की तरफ से, सेंटर की तरफ से चल रही है। उसके बाद में हायर स्टडीज़ के लिए अलग उनको प्रोत्साहन मनी दिया जाता है। तो ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं यहाँ से ही स्टार्ट हुई। इट इज़ वे बैक इन 90s की बात है जब ये प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए। तो आप समझिए कि ये योजनाएं यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये बाहर स्टेट्स में लोगों ने इससे देखा, सीखा, और ऑफ कोर्स हमारे पीएम भी बहुत जागरूक हैं। जब सीएम साहब से मेरा पहली बार साक्षात्कार हुआ था, मैं टीवी एशिया के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी उस समय, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना महिलाओं के लिए काम किया है, आखिर ये आपको किस प्रकार से आपको एक चेतना हुई या आपको ऐसा लगा कि काम करना चाहिए? तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला, बिटिया ऐसा है कि मैं बहुत गांव से आता हूं और किसान परिवार से आता हूं, और मैंने देखा कि गांव में रहने वाले परिवारों में बेटियों के साथ बहुत भेदभाव होता है, जिससे मुझे बड़ा दुख होता था। और ये सच भी है, हमारे समाज में घर की प्रोटीन और प्रॉपर्टी पे बेटों का अधिकार जमा दिया जाता है। तो वो प्रोटीन मतलब कि अगर माँ खाना दे रही है तो घी बेटे को ज़्यादा खिलाएगी, दूध बेटे को ज़्यादा देगी। वो ये भूल जाती है उस समय कि ये बेटी आने वाले समय में जन्म देगी किसी एक जीव को, उसके शरीर को पोषण की उससे कहीं ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। तो प्रोटीन और प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा रहे, इसके लिए आप देख रहे हैं कि कितने सारे अनुदान वाली योजनाएं भी चल रही हैं, कितनी सारी सशक्तिकरण की योजनाएं भी चल रही हैं, साथ में भूखंड जो अलॉट किए जा रहे हैं, जो आवास अलॉट किए जा रहे हैं, उसमें हस्बैंड और वाइफ, मेल और फीमेल दोनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ में ये किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये निश्चित कर रही है कि महिलाओं का अधिकार बांटा ना जाए, काटा ना जाए, छाटा ना जाए। जी, दो लोग हैं तो बराबर हो। और जिस तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि जिस हम समाज की बात करते थे, पुरुष प्रधान समाज की, अब वो किस तरीके से महिला प्रधान समाज बनते जा रहा है, इसकी दिशा में काम हो रहा है। भक्ति जी, नारी शक्ति वंदन विधेयक से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आप क्योंकि युवा हैं, युवाओं की आवाज़ को अच्छे से समझती हैं, जो युवा महिलाएं हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर क्या इससे सशक्तिकरण मिलेगा? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आर्य भारत का कि आपने भोपाल को चुना कि हम इतना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन करें महिला अधिनियम बिल पर, जिसको अब पूरी मातृशक्ति पूरे देश भर में जिसके लिए इस समय उत्साहित है। और मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये महिलाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है? आप और मैं एक ऐसे देश से आते हैं, जैसे दीदी ने बताया, यहाँ लोग ये सोचते हैं कि क्या हम अपनी बेटियों को राजनीति में भेजें कि नहीं भेजें, पहला विषय। दूसरा विषय, यहाँ पे लोग, जैसे दीदी ने कहा थोड़ी देर पहले, इतनी अच्छी बात कही कि जब प्रोटीन और प्रॉपर्टी की बात जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लड़कों तक सीमित रह जाती है और हम लड़कियों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप और मैं आज एक ऐसे देश में बैठे हैं जहाँ पे हमारे देश के मुखिया ने जब ये बात कही कि मैं महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहता हूँ, व्हेन ही सेज दैट दिस इज विमेन लेड डेवलपमेंट, इस शब्द को प्रमाण देने के लिए उन्होंने ये 33% रिजर्वेशन लेकर आए। 27 साल लग गए इस बिल को मात्र पेश होने के लिए, और उसके बाद राज्यसभा में 0 नेगेटिव्स के साथ इसको आगे पेश करा गया। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई विल टेल यू कि जब महिला आगे बढ़ती है तो रिजर्वेशन जो है वो उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी होता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। मैं पूर्व में 25 वर्ष की आयु में सरपंच रही। ये सरपंची सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि मध्य प्रदेश वॉज वन अमंग्स द फर्स्ट 5 स्टेट्स जिन्होंने 50% रिजर्वेशन लेकर आए
लड़कियों के लिए। एंड ऑनेस्टली आई कैन टेल यू दैट ये मेरा कार्यकाल बहुत अमेजिंग रहा, जिसके बाद ही मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में युवा मोर्चा के लिया गया। तो जब महिलाओं को छोटा छोटा हम एक बेबी स्टेप के तौर पे उनको आगे आने के लिए जब हम उनको प्रेरित करते हैं, तो वो एक समय होता है जब महिलाएं सोचती हैं कि नहीं, अब हमको हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं और हमको इसको और आगे प्रूफ करके कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे बहुत सारी बेटियां जो गांव के अंदर ऐसे गरीब तबकों के बीच में रह रही हैं, जिनको कभी कभी लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगी और वो कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि अवनी चतुर्वेदी रीवा से निकलकर एक फाइटर जेट को चलाने लग जाएंगी। कितनी बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए है। मैं मध्य प्रदेश में आपको बताना चाहूँगी कि आप मुझसे सिर्फ बात करें 33% रिजर्वेशन, वो भी ऐसे अधिनियम के लिए। हम जिस मध्य प्रदेश में आज बैठे हैं कि 50% रिजर्वेशन देता है शिक्षक भर्ती पे, 30% रिजर्वेशन देता है पुलिस कर्मियों के लिए, 33% रिजर्वेशन शासकीय भर्तियों के लिए देता है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि महिला कहाँ फील करती है सिक्योर, जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। तो पंजीयन पे बात करते हैं तो 3% से शुल्क हटा के उसको 1% कर दिया गया। बात होती है कि नहीं, जो घर है वो किसके नाम पे हो, महिला के नाम पर हो, उस पर सब्सिडी मिलेगी। वंस फीमेल्स के लिए दो चीज़ें हैं, हमारी वॉइस दिस शुड बी हर्ड। कब सुनी जाएगी? जब महिला फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तब, और जब महिला को इतना रिजर्वेशन मिलेगा दैट शी कैन गेट अ सीट ऑन द टेबल। इससे पहले 70 साल लग गए महिलाओं को सीट देने के लिए, और ये जो बीच का पिछला 20-25 साल पूरे देश में गुजरा है, उसके अंदर तो महिलाओं को सीट तो मिल गई, मगर क्या उनकी बातों को सुना गया? Were their voices heard? This is the time कि जब वो वहाँ पे सदन में खड़े होकर अपनी बात को रखेंगी। आप सोचिए कि 50% आबादी की सीधी आवाज़ सब लोग सुनेंगे। So I think this is something which is fantastic which is happening. Women are getting a place where they should get. और युवाओं के लिए देखिए भैया, लड़कियां जो होती हैं जब उनको मौका मिलता है, उनको जब आप पंख दे दोगे उनको अपनी उड़ान भरनी आती है। तो युवा होते होते जल्दी से दे दोगे तो यू विल सी दैट वुमेन दे कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स अक्रॉस। हम स्टार्टअप्स की बात करें, हम कंपनीज को चलाने की बात करें, मध्य प्रदेश अकेले के अंदर आप देखिए कि स्टार्टअप्स में जिस तरीके से महिलाओं ने ग्रो करा है, मतलब इंदौर में, भोपाल में, दिस बिकम द हब, किस तरीके से महिलाएं आगे ग्रो करनी है। एंड लेट्स टॉक अबाउट, फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट जर्नलिज्म। ओ माय गॉड, द काइंड ऑफ द वुमेन व्हेन यू सिट ओवर देयर ऑन द टेबल एंड जब आप प्रश्न पूछ रही होती हैं तो किसी भी फील्ड का व्यक्ति होता है वो एक बार सोचता है कि आपको जवाब कैसे दें। सो वेयर एवर वुमेन आर कमिंग, वो बस कहते हैं ना, झंडे गाड़ रही हैं इस समय। सो या एक मौका मिलेगा तो झंडे गाड़ देगी, ये बिल्कुल। कहना चाहती हैं आप। अनुभा जी, आप क्योंकि खुद भी पंजाब ज्वेल्स संभालती हैं, तो ऐसे में सुना हमने कई सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में जिन्हें सरकार लेकर के आई, इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि महिलाओं को और सशक्त किया जा सके। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर्स की बात आती है, यहाँ पर स्टार्टअप की बात आती है, तो क्या महिला के स्टार्टअप को, उन एंटरप्रेन्योर्स को उसी तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा? क्या वहाँ पर भी महिला सशक्तिकरण देखने को मिलता है? पंजाब ज्वेल्स तो मैं देख रही हूँ 20-25 साल से, और इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री से पहले शुरू करूँगी कि पहले जिस तरह से विमेन इन्वॉल्वमेंट होता था वो ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ these powerful women who are around me and across the country, and of course because of PM जिनकी जो बढ़ावा दे रहे हैं women को, and women themselves are becoming more and more confident. तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी मैं आराम से बोल सकती हूँ कि पहले के मुकाबले जो 20 साल पहले जब मैं आई थी उससे कम 20% ग्रोथ है ऑफ women entrepreneurs, women employees and women startups in the industry itself. अगर मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात करूं तो आज I can proudly say that my own employees in women are around 55%. So while giving employment to somebody, we do not think कि ये, we don't judge that person thinking कि ये man है कि ये woman है. अब आ गए कि अब हम towards CII कि मैं IWN की जो चेयर हूँ, तो इवन Indian Women Network, that is also a organization which is partnered by the government. गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, तो उसके प्लेटफॉर्म को के हेल्प को लेते हुए अब हम लोग वी आर अराउंड 60-70 मेंबरशिप. वी जस्ट लॉन्च्ड इन February द MP चैप्टर, और जो 60-70 मेंबर्स हैं हम पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, चाहे वो लीगल हेल्प हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हेल्प हो, चाहे वो पॉश कंप्लायंस की हेल्प हो, इन तरह के सेशंस करके उन विमेन की हैंड होल्डिंग करके नॉट ओनली द एंटरप्रेन्योर लेवल बट वी गो डाउन एंड ड्रिल टू द एम्प्लॉई लेवल ऑल्सो.
उनके लिए सेल्स वर्कशॉप्स करके हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसी एम्पावरमेंट मिले, ऐसा हेल्प मिले कि वो किसी और के पास जाने की जगह वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएँ और उनको ये तसल्ली रहे कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के बल पे और हमारे स्किल के बल पे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस. क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए, वो आपका कहना था. अनामिका जी, आपने कई कविताएं लिखी है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और जितनी मैंने बातें सुनी यहाँ पर बैठ करके, कई योजनाओं का जिक्र आपने किया, 5 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या होगी इस देश में, इस मध्य प्रदेश में? केवल 5 वर्ष क्या, मैं तो कहती हूँ कि उससे थोड़ा और पहले यदि हम चलें तो एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में आया है, ना सिर्फ महिलाओं को लेकर के. देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो हम सब महसूस कर रहे हैं वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सहेजने की सबसे बड़ी बात. इस सृष्टि के संचालक भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर का रूप धर के पूरे संसार को ये बात बताई, ये उदाहरण दिया कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं. और वो बात के लिए ये अधिकार जो अब मिला है, या इस अधिकार को जो मिल रहा है, ये नारी का अधिकार पहले से था. मुझे तो ये कहने में भी बहुत कहते हुए शब्द कहीं रुकने को तैयार होते हैं कि हमें कुछ मिला, हमें कुछ मिल जाए, हमें किसी ने कुछ दे दिया. क्योंकि ये ऐसा क्यों है, हम भी तो मनुष्य हैं. और वो अधिकार जो हम लेकर के आए थे, संसार में लेकर के आए थे, वो अधिकार मिला क्यों, वो अधिकार हमारा है. और इसके लिए बहुत धन्यवाद. अब इन जो 5 वर्ष हैं, उनसे पहले के वर्ष हैं, उनका धन्यवाद इसलिए भी है कि उसी शक्ति को, जो शक्ति हमारे पास थी, उसी प्रतिभा को, जो प्रतिभा हमारे पास थी, हमें ये बताया जा रहा है अब कि हाँ, अब आप स्वतंत्र हैं, अब आपको ये सब करना है. और हम उस शक्ति को लेकर के वापस सबके बीच में हैं. इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले पूरा देश तो कर रहे हैं, हर नारी कर रही है. मैं भी एक बार फिर धन्यवाद करूंगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जिसके कारण हम सब एक दूसरे के साथ चहक कर बात कर रहे हैं. वो अभी आदरणीय बता रही थी, भक्ति जी बता रही थी कि जैसे ही युवा हैं उनको आप पंख दे दीजिए और वो उड़ना शुरू कर देंगे. प्रारंभ में आप उनको ये बता दीजिए कि उन्हें क्या करना है और वो करना शुरू कर देंगे. मैं कहती हूँ कि हम क्यों बता दें या कोई क्यों बता दे, हमने रास्ते दे दिए हैं. अब नारियाँ ये खुद भी समझ लें, कुछ जिम्मेदारी नारियों की भी है. मैं एक बात कहती थी, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बहुत अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं. कहीं कोई घटना घट रही है, उस पर किसी का वश नहीं है, लेकिन विचाराधीन यदि वो मामला है या उस पर कोई निर्णय लिया जा रहा है या उससे संबंधित कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं और वो हो रहे हैं और वो अच्छी तरह से हो रहे हैं. जहाँ पर भी जो भी दिखाई दे रहा है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई कदम उठाया जा रहा है. मैं कहती थी, कुछ दिनों पहले मैंने मंचों से एक बात कही कि खून अंदर कहीं उबलता है. खून, अब वो समय नहीं कि आप कृष्ण से कहेंगे आइए हमारा चीर बढ़ाइए. अब वो समय नहीं हम भीष्म से कहें आओ हमारे जख्म देखो. अब वो समय है कि खून अंदर कहीं उबलता है. बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है. लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है. और जिस अंतर की बात आपने की है, वो अंतर हम सब देख रहे हैं कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया. क्या अंतर आया और क्यों उस अंतर को हम देख रहे हैं कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया. और 7 दशक से हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा. ये जो जिसको मैं बोल रही हूँ उसको आप नारियों की स्थिति से भी जोड़ सकते हैं कि संसद की चौखट को चूमा, लोकतंत्र को मान दिया, दुनिया भर में भारत माँ को जा जा कर सम्मान दिया. और 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा. 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया. 1 दशक में तुमने हमको निर्भय हिंदुस्तान दिया. और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा अंतर हम
इस समय महसूस कर रहे हैं, जिस अंतर के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। नारी शक्ति को जब से ये आरक्षण आया है, अभी भी वो बता रहे थे कि नारियाँ झंडे गाड़ रही हैं, और ये बात तो सही है, जहाँ नारियाँ झंडे गाड़ रही हैं, कई बार क्या होता है, हमें घरों में वो बात नहीं मिलती। हमारे आसपास के माहौल से हमें ये बताया जाता है कि नहीं, अभी आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, आपके कुछ दायरे हैं, अभी आपको, कई बार वो सामाजिक दायरे होते हैं, कई बार हम भी अपने लिए वो दायरे चुन करके रखते हैं, हम भी अपने उस लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, हमें बताया जाता है। अब कुछ ऐसी नारियां जिन्हें परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या जिन्हें समाज से, कई बार होता है, और वो सुखद सपोर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये जो योजनाएं हैं, ऐसे में ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ऐसे में ये जो शक्ति है, जो शक्ति दिखाने के रास्ते हैं, ये उनकी मदद करेंगे, ये उनके दोस्त बनेंगे, ये उनका परिवार बनेंगे, ये उनके वो रास्ते बनेंगे जिन्हें वो कई सालों से ढूंढ रही हैं। इसलिए ये इन रास्तों का भी सम्मान करती हूँ, और इन बातों के साथ एक बात और कहती हूँ कि खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए। आज हर नारी के अंदर एक बात और है, खुद को बढ़ाने के साथ साथ जहाँ उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमें अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सहेजने की आवश्यकता है, वो वापस से भारतीयता की ओर बढ़ रही हैं। और भारतीयता की ओर बढ़ने का कारण भी यही है कि हमें लगता है कि यदि हम अपनी भारतीयता की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी बात, जो भी ऐतिहासिक जो भी हम योजनाएं देखते हैं, या ऐतिहासिक जो भी मामले देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नारी को उनके शक्ति के साथ दिखाया जाता है। चाहे हम कितने भी नाम गिना दें, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के पद्मावती से लेकर के, बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जिनकी तमाम नाम गिनवाए भी गए, और जी संसद में तमाम नाम गिनवाए भी गए। और हाँ, एक और ये सबसे बड़ी बात भी है, जो लोग इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आप अपने आचरण से वो शिक्षा दे देते हैं जो आप अपने शब्दों और अपनी लेखनी से नहीं दे पाते हैं। तो ये आचरण आप संसद में जाकर के देखिए, आज यहाँ पर ये 3 नारियां जो बैठी हुई हैं, इनको आप देखिए, इन्हें कितना, सबसे ज़्यादा जहाँ से, जिस विचारधारा से ये उत्थान की बातें चल रही हैं, वहाँ पर आप उत्थान देख भी पा रहे हैं। और जो लोग उत्थान देख रहे हैं, वो लोग इस बात पर विश्वास भी करेंगे कि हाँ, ये बात सही है, यहाँ नारियों को वो मौके दिए जा रहे हैं, इन मौक़ों पे विश्वास करना चाहिए। तब एक बात कहती हूँ और अपनी बात को यहाँ ख़त्म करती हूँ कि खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये वो सटीक उत्तर है जो आपके प्रश्न का है कि क्या बदलाव आपने देखे, यही वो बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जया मंजरी जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अच्छा खासा एनालिसिस करके भी आई हैं, पूरी डायरी मैम की भरी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा सवाल है, क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि मैंने देखा है गांवों में किस तरीके से प्रोटीन और प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता, क्या अभी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार को काम करने की ज़रूरत है? कुछ ऐसी योजनाएं जो आप चाहेंगी सरकार से कि वो महिलाओं के लिए लेकर के आएँ? देखिए, बहुत पहले से ही हमारे यहाँ पे कानून बना हुआ है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले पिता की प्रॉपर्टी में और पति की प्रॉपर्टी में। मैं डेफिनेटली ये चाहूँगी, उसमें से कुछ बहनें वंचित रहती हैं आज भी, जो एक लॉ बने हुए हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उनके हस्बैंड्स की प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता है। 16%, 1/4%, उनके बेटों की तरफ से 8%, इस प्रकार के प्रतिशत वाइज उनको हिस्सा मिलता है। ये बराबरी का हिस्सा नहीं है। तो मैं ये भी चाहूँगी कि सरकार ये भी देखे कि सभी महिलाएं एक बराबर हैं। उन महिलाओं को भी, वो भी बेटियां हैं, वो भी बच्चियां हैं, वो भी महिलाएं हैं, कि उनके साथ ये दोहरे मापदंड क्यों, आखिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। दूसरी बात ये कि वो उन महिलाओं को बच्चे अडॉप्ट करने का भी अधिकार नहीं है। आज की डेट में आप देखिए, हम बहुत एडवांस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे लड़कियाँ कई बार
पढ़ाई करना चाहती हैं, they just want to study, flourish their life and do something better, you know, more than getting married and getting into family. But at the same time, when they become something and they feel that they shall have somebody in their life, कोई तो होना चाहिए उनका, तो वो अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम लड़की जो है वो बच्चा नहीं अडॉप्ट कर सकती। तो आप ये सोचिए कि अनकॉमन बिहेवियर, एक बायस्ड बिहेवियर जो महिलाओं के साथ है वो नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार से बिल्कुल प्रार्थना करूंगी कि ये जो अनइवननेस है महिलाओं के खिलाफ, इसको मिटा करके सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को एक मापदंड में रखना आवश्यक है। और इस प्रकार से देखिए बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जिसको कि डिमोलिश किया गया, ट्रिपल तलाक हटाया गया, ठीक है, हलाला हटाया गया। अब ये भी ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर्टी में भी बराबर का हिस्सा मिले। ये भी ज़रूरी है कि वो बच्चे अडॉप्ट कर पाएँ, अपनी इच्छा से जी पाएँ, जो उनकी इच्छाएं हो उसको पूरा कर पाएँ। तो ये बहुत आवश्यक है और मैं सरकार से प्रार्थना करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी दैट ये नो इक्वालिटी सरकार लेकर के आए। भक्ति जी सुन रही हैं, भक्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। भक्ति जी, इसके साथ एक सवाल भी कर लेती हूँ मैं आपसे कि जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं को पंख तो दे दिए गए, लेकिन क्या उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया? क्या उन गांव की बच्चियों ने बाहर निकल करके आत्मविश्वास को दिखाना शुरू कर दिया है? वो स्वावलंबी बन गई हैं इन योजनाओं के अनुसार? पहली बात पे क्या था, जिया दीदी थोड़ा खुल के बोल देती, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए तो पूरी तालियों से ये जो पूरा अपना यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते अगर आप इतनी बात और दमदारी से कह देती। पहले तो मैं इनके चीज़ में दो ऐड करना चाहूँगी चीज़ें। बहुत सारे लॉस की बात होती है और सनातन संस्कृति से हम आते हैं, इस भारत की पद्धति को मानने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा जो यहाँ आज बैठे हुए हैं मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पहले महिलाओं को दो बड़े ज्ञान होते थे, एक शस्त्र का और एक शास्त्र का। मैं शस्त्र ज्ञान पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी एज अ फीमेल, और ग्रामीण क्षेत्र से मैंने अपनी जर्नी को शुरू करा है। मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होने, अगर सरकार को कि ऐसा लॉ लेकर आ जाए कि हर लड़की को कम से कम शस्त्र चलाना कोई ना कोई आना चाहिए। आई टेल यू कि उससे हमारे देश में जो इतने सारे विमेन के अगेंस्ट केसेस हो रहे हैं, बीट रेप केसेस, विमेन के साथ हैरेसमेंट के केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, बहुत हद तक ये चीज़ें जो हैं ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। देखिए जो छोटे बच्चों के साथ होती हैं उसके लिए तो पेरेंट्स का जागरूक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मगर एक बड़े पैमाने पे लड़कियों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, देखो पुरुषों को भी और भाइयों को भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, मगर अगर लड़कियों को थोड़ा शस्त्र का ज्ञान होगा तो एक मेरा मानना है कि उससे लड़कियों को एक आत्मबल मिलेगा। दूसरा, आपने मुझसे ये बात पूछी कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पंख मिल रहे हैं, लड़कियां उड़ रही हैं। मैं आपको एक पहला किस्सा सुनाना चाहूँगी। जब मैं 2015 में सरपंच बनी ना, तो अक्सर लोग मुझे देख के पूछते थे, यार ये तुम सरपंच बन गई हो, कुछ होगा नहीं होगा। तो उस समय मुझे लगता है 400-500 यंग लड़के लड़कियाँ सरपंच बने थे। कोविड का दौर आया तो ये चुनाव थोड़े लेट हुए मध्य प्रदेश में, तो हमको 7 साल का मौका मिल गया। आप यकीन मानोगे, मुझे अकेले मध्य प्रदेश से 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 3000 से ज़्यादा कॉल्स आए होंगे कि दीदी हम सरपंची का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कैसे लड़ें, क्या होगा क्या नहीं होगा। और देश भर से मुझे आते थे। मुझे NIRD ने अपने साथ रिसोर्स पर्सन बना लिया। मैं वहाँ खड़े होकर अक्सर सब उस समय मंच पे बोलती थी कि आप देखना ये कैसा समय आएगा कि मध्य प्रदेश में 3000 से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। यूथ की बात कर रही हूँ। माइंड यू, आज मध्य प्रदेश में 3280 से ज़्यादा यंग लड़के लड़कियां सरपंच के पद पर बैठे हुए हैं 22,000 में से। ये कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के लड़कियों को कि नहीं यार, हमको जो है इस समय एक ऐसे पद पर आना है जिससे हम अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा कर पाएं। यही चीज़ जिला पंचायत में, जनपद अध्यक्ष के अंदर लड़कियों को 50% रिजर्वेशन से, माइंड यू ऐसे जिले हैं जहाँ पे 58% भी जो हैं लड़कियाँ जो हैं दे हैव ओवरपावर्ड द मेन। पहली बात, अगर मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करूँ। दूसरी बात, आप गांव की जितनी भी योजनाएं देख लें, लड़कियों को, अभी दीदी ने जैसे बताया, जिया दीदी ने, कि अब
1 तारीख को स्कूटी मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। मगर गांव में बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको साइकिल मिल रही है। आप शहर में आते हो पढ़ने के लिए, फ्री एजुकेशन के साथ साथ आपको रहना है, हॉस्टल्स का उसका फ्री आपको सरकार लड़कियों को दे रही है पढ़ने के लिए, मेधावी छात्रों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं। सो अब ये समझिए कि अगर सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, द बेस्ट पार्ट इज कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये एक बड़ी चीज़ थी। मगर पिछले 7-8 साल में हम देखें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू, या हम देखें किस तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है, उससे हमको ये बच्चे जो हैं ये शहरों में आते हुए भी दिख रहे हैं पढ़ाई के लिए, ये विदेश जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, और ये वापस आ रहे हैं। आप देखें कितने सारे बैक टू विलेजेस के प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जिसमें हमको देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे गांव से शहर की तरफ और विदेश गए हैं, वो 5 सालों में और 10 सालों में वापस एक जो है वो मुख मोड़ रहे हैं कि हमको गांव में जाके चीज़ों को शुरू करना है। और मैं जितने लड़के लड़कियों से मिलती हूँ, लेट मी टेल यू, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ और अपने आप को स्टेबल करने की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है, वो शहर में नहीं मिलती, क्योंकि शहर के अंदर एक स्टेबल चीज़ें हो चुकी हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक स्टैग्नेशन हो चुका है। मगर हम गांव में बात करते हैं, लड़कियां आजीविका मिशन के तहत आप देखिए, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के तहत आप मैम से अभी बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं खुद मध्य प्रदेश में कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एंड दे आर लिटरली अर्निंग अ लॉट एज पर, उससे उनका लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो ये सिर्फ बात नहीं हुई है कि क्या हम योजनाएं लेकर आ गए और ये ठंडे बस्ते में हैं, ये ज़माने जा चुके हैं। हम पिछले 10 साल के अंदर ही देखें तो जो भी योजना आई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग हुआ है कि उससे हमको वो लड़कियां जो हैं आज ऐसे पटल पर दिख रही हैं कि वो अपनी बात को भी रख पा रही हैं, एंड दे हैव बिकम रोल मॉडल्स। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी रीवा से हमारे लिए एक फाइटर जेट निकल कर आ रही है। और पुलिस के अंदर आप देखें जिस तरीके से लड़कियां जब स्ट्रांगली आती हैं, 8 मार्च को जब हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं को अपने साथ रखते हैं, आई सी ऑल दीज वेल ड्रेस्ड हमारी DSPs एंड CSPs वहाँ पे खड़े होकर उस दिन एस्कॉर्ट कर रही होती है हमारे CM साहब को, उनके साथ चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कंधे से कंधा मिलाकर आज महिलाएं जो हैं वो हर पटल पर सामने आ रही हैं, और वो अपनी उम्मीदवारी दर्ज करें कि हाँ हम हैं और हम कुछ कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज वेरी nicely viable, and you can see it that yes, women are actually coming up. आपने जितनी बात कही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बैठे हुए पुरुष कहीं इनसिक्योर ना हो जाएं कि हमारे लिए कोई योजना नहीं है, महिलाओं के उत्थान के लिए इतनी योजनाएं हैं। नहीं, मैं आपको इसमें एक और बात कहना चाहूँगी। क्या हुआ है, दीदी ने बहुत अच्छी अभी फेमिनिज्म के ऊपर भी आपने जब ये कविता को कि आपने कुछ पंक्तियों को अपने सामने रखा, जैसे ही हमसे पूछा जाता है कि भक्ति जी डू यू सपोर्ट फेमिनिज्म, सो आई ऑलवेज से दिस दैट यस, वेस्टर्न फेमिनिज्म इज फार डिफरेंट फ्रॉम इंडियन फेमिनिज्म। हमारे भारतीय जो फेमिनिज्म है उसमें हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जो पुरुष है वो हमारी टांग खींचने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। हमारे यहाँ पे पुरुष ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं अगर वो घुरियां हैं और रीढ़ की हड्डी पुरुष है, और वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को अगर जब जब मौका मिले उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही मैंने रिजर्वेशन की बात की, सब पुरुष यहाँ पे तालियां मार रहे थे। ये साफ दिखता है कि ये भी चाहते हैं दैट महिलाओं को सीट मिल गई, अब उनकी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि हमेशा ये पुरुषों का दायित्व नहीं होता कि वो महिलाओं के विषयों को आगे रखें। उस संसद के अंदर बैठे हुए चाहेंगे कि महिला खुद महिलाओं के विषयों को वहाँ रखें और कोशिश करवाएं कि वो वहाँ पे पास हों। आप सोचिए, आज तो 33% मेल वहाँ नहीं है ना, उसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट करा कि नहीं, देयर हैज टू बी अ फीमेल रिजर्वेशन। बिल्कुल, और आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस बात को भी याद दिला दिया जिसमें वो ये कहते हैं संसद के अंदर खड़े होकर के कि महिलाओं के बारे में सोचना सिर्फ महिला का अधिकार नहीं है, भाइयों का भी कर्तव्य है। अनुभा जी, जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया तमाम योजनाओं का, तमाम चीज़ों का कि CII क्या क्या कार्य कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन अभी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन क्षेत्र में आप और योगदान दे सकती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए और कार्य कर सकती हैं? एक मुझे लगता है जो पॉश है द प्रिवेंटिव ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, उसके ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क मोर, क्योंकि मैं उस पर बहुत वर्क कर रही हूँ। मैंने उसके लिए 2 सेशंस कराए हैं, आई एम पुशिंग कंपनीज की वो कंप्लायंट बने, सो दैट इन द वर्क प्लेस एटलीस्ट women फील सिक्योर एंड दे आर एबल टू स्पीक अप इफ समथिंग हैपन्स टू देम। तो आई फील इसका इम्प्लीमेंटेशन should be done in a more aggressive way, so that companies को डर रहे कि जिस तरह से एक IT रेट हो सकती है कि इसकी भी चेकिंग हो सकती है, तो हमें कंप्लायंट रहना है और हमें विमेन के अगेंस्ट विमेन के साथ खड़े रहना है। एक बात वो है, और दूसरी
maternity leave and paternity leave. This also is not there in all the companies. जैसे paternity leave है legally, तो देनी चाहिए कंपनीज को, लेकिन कंपनीज नहीं देती हैं. कुछ कंपनी में मिलती है 15 या 21 कुछ दिन में की। मिलती है लेकिन ज़्यादातर में नहीं मिलती है. तो उस पर भी मैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स वाला जो सेगमेंट है उस पर हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज को अवेयर किया जाए और हम पुश करें कि ये भी हो, ताकि विमेन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर वो वर्क पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इट्स द फैमिली. तो अगर फैमिली के बेस पे उसको सपोर्ट मिल जाए तो डेफिनेटली उसकी स्किल तो है ही, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है. तो अगर हम मैटरनिटी पैटर्निटी लीव पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करके उसको पुश करेंगे तो डेफिनेटली दैट आल्सो विल सपोर्ट एंड हेल्प द वुमेन टू ग्रो बेटर. तो आप सरकार से ये गुजारिश कर रही हैं कि इस तरीके की भी कोई योजनाएं लेकर के आएं. हाँ, डेफिनेटली. एक्चुअली कुछ योजनाएं ऐसी होनी चाहिए. योजना क्या होनी चाहिए, कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं जो अनिवार्य ही होनी चाहिए. जैसे अभी आपने बोला कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए या अपने आप की अपने आसपास के लोगों के बचाव के लिए कुछ बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं. हम उनसे कैसे बचें और हम उनसे कैसे लड़ें और कैसे जीतें, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए उन्हें. और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जाननी चाहिए. ये अवेयर, पहले से आप कैसे अवेयर रह सकते हैं, ये बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं. और अब इनमें चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदा रहना चॉइस नहीं है, आपको ज़िंदगी जीना चॉइस नहीं है, वो करना ही है. तो उसके लिए जैसे खाना पीना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही लड़ाई आनी चाहिए, अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए. हर समय हम किसी का मुंह नहीं देख सकते कि आप ये काम मेरा ये कर दीजिए या ऐसी कोई योजना ला दीजिए तो फिर हम पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें. आप योजना ला दीजिए तो हम आगे बढ़ना शुरू कर दें. आप पंख ले आइए, हम में लगा दीजिए, हम उड़ना शुरू कर दें. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनिवार्य होनी चाहिए. ठीक है, यदि घर में या आसपास नारियां ये नहीं समझ रहे तो ठीक है, फिर बाहर से ऊपर से फिर ये अनिवार्य ज़रूर होना चाहिए. मेरा मानना तो यही है. और एक बात ज़रूरी मैं कह देती हूँ, कई बार क्या होता है, एक घटना आती है, दूसरे ही पल दूसरी ही बार में ये ट्रोलिंग शुरू हो जाती है. अब बताइए, आप ये वाली घटना, ये वाली कल्याण योजना लेकर के आए थे, अभी अभी वहीं पे ये घटना घट गई, अब बताइए आप ये क्या कहेंगे. इससे हम रोज़ जूझ रहे हैं. यदि मैंने कोई कविता लिखी है, कोई बात कही है, तो मुझे भी उसके रिगार्डिंग ये सुनना ही है कि अभी तो आप ये गुणगान कर रही थी, अब तो ये घटना घट गई, अब इसका क्या किया जाएगा. तो आज गला थोड़ा सा खराब है, तो इसके लिए वाकई कोई एक मजबूत बात समाज को बनानी पड़ेगी. हमें अपने दायरे मजबूत करने पड़ेंगे. हमें अपनी रक्षा खुद करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और वो बहुत ज़रूरी है. इसके लिए घर में जो बाप और भाई हैं, जो पुरुष घर के हैं, जिन्हें अपनी माताओं की, बहनों की, जीवन साथी की और अपने आसपास की बेटियों की चिंता है, उन्हें ये समय समय पे ज्ञान भी देना चाहिए, समझाना भी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा भी देनी चाहिए और कुछ बातों को अनिवार्य भी कर देना चाहिए. और मेरे ख्याल से मेरा टर्न नहीं था, तो मैं नहीं कोई बात नहीं, आपने क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही. और उसके पहले मैं आपके पास आना भी चाह रही थी, जो आप कह रही थी कि कई जगह ऐसा होता है, दायरे होते हैं या खुद हम दायरों में बंद जाते हैं. उनसे भी अगर आप कुछ पंक्तियों के द्वारा कहना चाहें, किस तरीके से वो महिलाएं अपने दायरों से बाहर निकले और किस तरीके से वो जो परिवार है, जो महिलाओं के लिए दायरा बनाते हैं, वो ना बनाए. देखिए, मैं यहाँ पर एक लिमिट में हूँ, पैनलिस्ट हूँ, तो एक जगह बैठ करके ही मुझे बात करनी है. यदि आप सब मुझे अनुमति दें तो मैं 4 पंक्तियाँ खड़े होकर के पढ़ना चाहूँ. बिल्कुल बिल्कुल. ये मेरे परफॉर्मेंस की भी मैं थोड़ा अच्छा भी फील करूँगी और आपसे कनेक्ट भी कर पाऊँगी, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी सुन पाएंगे. एक बात नारी को हमेशा याद रखनी चाहिए, वो आपके प्रश्न का उत्तर भी है, मैं आपके पीछे तो नहीं आ रही, जो बहुत ज़रूरी है. और वो बात ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे. ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है. और जब भी आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाने का प्रयास करे, भक्ति जी अभी बता रही थी कि हमसे ये कहा जाता है कि पुरुष टांग खींचने का प्रयास करते हैं. हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष, महिलाएं भी ऐसी हैं जो
पुरुष भी ऐसे हैं, हम सब में कोई ना कोई गुण एक दूसरे के से मिलते हुए एक दूसरे से कम या ज़्यादा होते हैं। बात तो ये है कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या करना है और हमें किस प्रकार से लोगों तक पहुंचना है। तब कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। और आप देखिए कि पुरुष ने ताली बजाई है, ये हमारी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, सुप्रीमेसी या फिर एक बराबरी की बात नहीं है, को एग्जिस्टेंस की बात है। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में महिला और पुरुष एक दूसरे का पूरक हैं। कभी भी महिलाओं को ये सोचना कि हम सुप्रीम हैं या पुरुष को ये सोचना हम सुप्रीम हैं, तो वो खुद को ही आधा कर लेगा या खुद को ही आधा कर लेगी। वी आर इक्वल एंड वी शैल पार्टिसिपेट विद ईच अदर विद फुल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। दैट्स अ मैसेज फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छी बात कही आपने, और एक सार्थक चर्चा और साथ ही एक आत्मविश्वास से भरी हुई चर्चा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। शुक्रिया, तालियां बजनी चाहिए भाई, इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है। अनामिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत मुरीद हैं हम, और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर पहुँची। इसके अलावा जिया मंजरी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। भक्ति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभा जी, आपने वक्त दिया। लेकिन इस डिस्कशन के बाद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि शॉल दे के इनको फैसिलिटेट करें, इनका सम्मानित करें, इनका सम्मान बढ़ाएं, और उसके बाद हम अगले चरण की तरफ कार्यक्रम के बढ़ने वाले हैं। आ जाइए। और एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। बड़ी बात ये भी है कि ये जो 4 महिलाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, आप लोग शायद इनसे मुखातिब न हो, चूँकि हम मीडिया में हैं और इनको हम सुनते और पढ़ते रहते हैं, तो उससे एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है कि जो इनोवेशन है और जो बेहतर चीज़ें होनी हैं वो सार्थक दिशा में बढ़ रही हैं। जॉय डिसूजा सर हैं, वीपी सेल्स हैं, जो इनका सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजते रहनी चाहिए भाई, इतनी अच्छी कविताएं आपने सुनी, इतना अच्छा डिस्कशन हुआ, तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजाइए भाई, ऊर्जा कहाँ चली गई यार? ऐसी कवित्री कहाँ मिलेगी सुनने के लिए आपको इतनी देर तक?